सुप्रभात बच्चों। जैनेन्द्र द्वारा लिखित इस सोशियो इकोनॉमिक निबंध की व्याख्या वाली जो आपकी कड़ियाँ हैं उसमें चौथी कड़ी है। तो इसमें आप इस गद्यांश को यहाँ से देखेंगे। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। अब इस कहानी को सुनाने के पीछे, इस महानुभाव की कहानी को सुनाने के पीछे, भगत जी की कहानी को सुनाने के पीछे लेखक का मंतव्य यह है कि हम अपने लक्ष्य को, अपना जो मन है, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसको एक लक्ष्य तक भर के रखें तो कोई मुश्किल नहीं है। बड़ी सरलता से जीवन चल सकता है, जैसे कि इन महानुभाव का चल रहा है। तो इनकी विशेषता क्या है भगत जी की? ये एक तो चूरन बेचने का काम करते हैं और कई वर्ष से इसी काम को कर रहे हैं, और एक भी दिन उन्होंने अपनी जो कमाई का लक्ष्य है उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश नहीं करी है। और यह लक्ष्य उनका होता है 6 आने प्रतिदिन की कमाई, यानी चूरन बनाने का जो खर्च है वो खर्च पूरा हो जाए और प्लस साथ में 6 आने की अतिरिक्त कमाई हो जाए, जिससे कि उनका जीवन यापन होता रहे। तो महानुभाव भगत जी अपने मन को एक लक्ष्य तक भर के रखते हैं और वो लक्ष्य है 6 आने की कमाई। उसके बाद क्या करते हैं, जब 6 आने की कमाई हो जाती है तो उसका जो बचा हुआ चूरन है वो सारा मुफ्त में बच्चों को बांट देते हैं। और चूरन भी घटिया नहीं है। चूरन उनका आसपास सरनाम है। सरनाम मतलब प्रसिद्ध है, खूब ख्याति है उनके चूरन की। लोग पसंद करते हैं उनके बनाए चूरन को और खुद खूब लोकप्रिय हैं, और लोगों के बीच में वो लोगों के चहेते हैं, यानी सब लोग उनको पसंद भी करते हैं। अब ये दो गुण जिसमें होते हैं, जिस बिजनेसमैन में दो गुण होते हैं कि एक तो उसकी जो व्यक्तित्व है वो लोकप्रिय हो, और साथ में जिस चीज़ को उसने बनाया है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता हो, तो एक सफल उद्यमी, एक सफल व्यवसायी का ये गुण माना जाता है। इस काम को अगर भगत जी भी कर लेते तो क्या कुछ ना होता उनके पास। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, यहाँ से देखिए, कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, यानी व्यवसाय मतलब बिजनेस के रूप में अगर इसको ले लेते और उस पर चलते और उस बिजनेस को आगे चलाते, तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। उनके पास क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ उनके पास होता, क्या कुछ उनके पास न होता। लेकिन लेखक कहता है, इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, 10 साल से मेरा भी उनके साथ परिचय है। उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारी को बेचते हैं। तो उनका जो चूरन है वो सरनाम है, प्रसिद्ध है। जैसे ही वो गलियों में उस चूरन की पेटी को लेके आते हैं तो 10 साल का अनुभव लेखक का अपना भी है कि उनका जो चूरन है वो हाथों हाथ, यानी तुरंत आते ही बिक जाता है। अब यही भाव समास है हाथों हाथ में। पर वह न उसे थोक में देते हैं। वो यदि चाहें तो उसको डिब्बे बंद पैकेट के रूप में उस पर एक स्लिप लगा के वो मार्केट में उसकी मार्केटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। न व्यापारी को बेचते हैं और न ही व्यापारी को बेचते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, उसका ज़्यादा बिजनेस मुनाफे के हिसाब से वो लेके चलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कभी भी अपने चूरन का व्यवसायीकरण नहीं होने दिया। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। लोग एडवांस देने को तैयार हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, थोक व्यापारी हैं, वो उनको एडवांस देने के लिए तैयार हैं कि हमारे ऑर्डर पे आप हमारे लिए चूरन तैयार करो, लेकिन वो किसी तरह का ऑर्डर नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। तो जैसे ही वो अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से अपने बाहर निकलते हैं, गली में आते हैं, तो देखते ही देखते मतलब बड़ी जल्दी से 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। जो उनका लक्ष्य है वो उनको प्राप्त हो जाता है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। क्यों बिक जाता है? क्योंकि लोगों में पहले से ही उत्सुकता होती है कि कब चूरन वाले भगत जी निकलें और कब हम उनका चूरन खरीदें। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपने सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। तो आपको बच्चों बताया गया है कि चूरन बेचने वाले जो भगत जी हैं वो लोगों के बीच में लोकप्रिय भी हैं, और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए शायद अपनी सद्भावना का दे देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि भगत जी को कम से कम हम उनका चूरन खरीद लें।
पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। तो आपको बताया गया है कि बचा हुआ जो चूरन है उसको वो फ्री में बांट देते हैं बच्चों के बीच में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई 25वां पैसा भी दे सके। 6 आने की कमाई के बाद में अतिरिक्त कमाई वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है, जैसे हो जाता है ना कभी कभी जब मुनाफा कम होता है तो जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर लेता है। लेकिन यहाँ चूरन की क्वालिटी के साथ में कभी भी भगत जी ने कंप्रोमाइज नहीं किया। और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। अब बच्चों इस लाइन पे आप ध्यान देंगे, कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, यानी मैंने कभी उनको बीमार नहीं देखा। अब यहाँ थोड़ी सी बात, यहाँ चाहे लेखक का जो भी मत हो, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है कि लेखक ने इस पंक्ति को यहाँ पे शायद इस उद्देश्य से लिखा है कि जो आदमी ईमानदारी से कमाता है, ईश्वर उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। मेरा अपना निजी मत है कि शायद ये इस उद्देश्य से पंक्ति लिखी होगी, वरना इस पंक्ति की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। यानी यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर ईमानदारी से कमाया खाया हो तो उस आदमी को शायद रोग भी नहीं होता। उसके पश्चात, और तो नहीं लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है, क्या कहते हैं लेखक उनके बारे में, कि मैं और तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इन चूरन बेचने वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। अब अपने विषय पर वो आ जाता है। अभी तक उसने कैरेक्टर स्केच आपको बताया किसका, भगत जी का। लेकिन अब मुख्य बिंदु पे आता है कि इन चूरन वाले के ऊपर बाजार का जादू नहीं चल सकता, इतना मुझे निश्चित रूप से मालूम है। यानी बाजार की चपेट में वो नहीं आते। अब लेखक ने आगे कहा है कि कहीं आप भूल न कर बैठेगा, अपने पाठकों से कहता है कि भाई गलती से ये मत समझ लेना कि चूरन बेचने वाला मैं हूँ, क्योंकि मैं बार बार उसकी तारीफ कर रहा हूँ चूरन बेचने वाले की। तो कुछ दर्शकों के मन में आ सकता है कि हो ना हो ये चूरन बेचने वाला खुद लेखक ही हो, इसलिए अपनी ये तारीफ कर रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। लेकिन ऐसा मत सोचिए, आप भूल न करिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं नहीं बेचता हूँ। मैं तो एक राइटर हूँ, मैं क्यों चूरन बेचूं? मैं तो एक लेखक हूँ, लेखक भी चूरन बेचता है कि भाई मैं नहीं हूँ देखो चूरन बेचने वाला। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा, मेरे बारे में तुच्छ सी बात मत सोचिए। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात का दावा ठोक सकता हूँ कि जितने भी मेरे पाठक इस पाठ को पढ़ रहे होंगे, इस निबंध को पढ़ रहे होंगे, उनसे जो चूरन बनाने वाले भगत जी हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, हो सकता है कि वो आदमी पूरी तरह से अनपढ़ हो, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। पढ़ा लिखा आदमी बड़ी बड़ी बातें जानता है, लेकिन शायद उनको बड़ी बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। और रही बात हमारी और आपकी पढ़े लिखे आदमियों की, तो हम तो क्योंकि पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा जानकारी किसी को क्या हो सकती है। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, तो सिद्ध हो जाता है कि वो चूरन बेचने वाला जो भगत जी है, हमारे हिसाब से, हम पढ़ लिखों के हिसाब से वो एक मामूली आदमी हो सकता है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। तो हम पढ़े लिखे हो सकते हैं, हम उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मैं और आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें वो चीज़ ईश्वर ने नहीं दी जो उस व्यक्ति को दी हुई है। क्या उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता? बहुत बड़ी बात कि भगत जी के ऊपर बाजार का जादू नहीं चलता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, यानी किसी भी चीज़ को देख करके उसका मन ललचाता नहीं। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है, यानी पैसा कहता है भाई मुझे ले चल। यानी उसकी किस्मत में पैसा, अगर वो चाहे तो अपने हुनर से खूब पैसा कमा सकता है। लक्ष्मी खुद भीख मांगती है उससे कि मुझे ले लो। ये लिखा ना कि पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती, लेकिन उसके मन में किसी तरह का लालच नहीं है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है, यानी पैसा गिड़गिड़ाता रहता है कि मुझे ले लो, मुझे लेके जाओ, लेकिन वो उस बिलखते हुए पैसे को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। यानी उनका मन जो है वो लक्ष्य तक भरा हुआ है। ऐसे आदमी के आगे
क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी ऐसे आदमी का पैसा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न रह जाती होगी? पैसे में व्यंग शक्ति होती है और उस व्यक्ति के सामने, उस भगत जी के सामने वो व्यंग शक्ति बिल्कुल शून्य हो जाती है, लज्जित हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ तक आज का आपका ये पाठ्यक्रम है। धन्यवाद।